हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम शुरू करते हैं हिंदी की पहली क्लास। ठीक, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखिए आगे आए हम, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्लास शुरू करने से पहले हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी शब्द। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा शब्द कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी शब्द। हिंदी शब्द हमारी प्राचीन नदी जिसका नाम है सिंधु। सिंधु नदी की वजह से क्या बना, हिंदू। अब ये सिंधु कैसे हुआ, सिंधु को हम हिंदू कैसे कहे, तो हमारी जो प्राचीन नदी थी सिंधु, ये सिंधु नदी ईरान के लोग सा को बोलते थे हा और धा को बोलते थे दा, तो इसलिए सिंधु को क्या बोले, हिंदू। और हिंदू के बाद हिंदू धीरे धीरे जाके इस तरह यह बनता गया। हिंदू से बना हिंदी, और हिंदी बोलने वाले और जिस स्थान पर रहते थे इसके बाद वह बन गया हिंदुस्तान। ठीक, अब देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये हमारा हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आए। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि ये भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हमारे संस्कृत के भास धातु से हुई है। भास का मतलब क्या होता है, भास का मतलब होता है प्रकट करना। मान लीजिए कि हम अपनी जो बातें हैं, जो विचार हैं, किसी के सामने रखना चाहें तो वो किसके द्वारा रखेंगे, भाषा के द्वारा। तो भाषा हमारा एक माध्यम भी है। ठीक, आप देखिए हिंदी बना कैसे, किन भाषाओं से हटते हटते आकर हिंदी बनी हमारी। तो हमारी सभी भाषाओं की जननी क्या कहलाती है, संस्कृत। तो संस्कृत से क्या बना, पाली। पाली से बना प्राकृत। ठीक, पहले इनको देखेंगे। और प्राकृत से क्या बना हमारा, प्राकृत के बाद बन गया अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बना हिंदी। थोड़ा सा इनको जो है हम ऊपर देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा संस्कृत है, संस्कृत के दो पार्ट थे, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। पूछा जाएगा कि वेद और उपनिषद किसके भाग हैं, तो बताएंगे वैदिक संस्कृत के भाग हैं। अब इसमें देखो पूछा जाएगा कि ये जो रामायण और महाभारत हैं यह किसके भाग हैं, तो हमारे लौकिक संस्कृत के। पाली भाषा में हमें क्या मिलता है, पाली भाषा में हमें बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। प्राकृत भाषा में क्या मिलता है, हमें जैन धर्म के ग्रंथ मिलते हैं। अब इसके बाद सौरसेनी आई, वही अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी आया। तो अगर हिंदी का समय पूछा जाए कि हिंदी कब बनी थी, ये जो हमारी वर्तमान हिंदी है, तो इसका समय है 1000 ईस्वी वर्तमान में। लेकिन इससे एक अलग क्वेश्चन बनता है जिसे हम मुख्य तथ्य के रूप में देखेंगे कि हिंदी का मानक समय क्या है। तब बताया जाएगा कि हिंदी का मानक समय 1100 है। आगे देखिए, अब हम नीचे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा हिंदी है, यह हमारा हिंदी संविधान के किस भाग में रखा गया है। ठीक, छोटी छोटी बातें इनको भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 17 का में किया गया है। अब पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह हिंदी रखी गई है, तो अनुच्छेद देखेंगे 343 से 351 तक। और 351 तक में हमारा राजभाषा तक का सफर इसमें रखा गया। किसमें, अनुच्छेद 343 से 351 में। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारी हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देखिए ये जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसीलिए इस दिन को, किसको, 14 सितंबर को, इस 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए
अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वो ऊपर जो हमने देखा 14 सितंबर 1949 को, तो ये तो हमारा था राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो हिंदी है या हमारी जो भाषाएं हैं किस अनुसूची में रखी गई हैं। तो संविधान की अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं रखी गई थी, 14 भाषाएं। या मूल संविधान में मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, तो बताएंगे 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं कैसे आई, देखिए इसमें अगर देखना है तो थोड़ा सा हिंट्स के रूप में देख लेते हैं। इसमें संविधान संशोधन हुए थे, कितने, 3 संविधान संशोधन हुए थे, जिनमें से ये बाकी भाषाएं जोड़ी गई। तो एक संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। यह कौन सी भाषा थी, 15वीं भाषा थी, ठीक, सिंधी हमारी। अब आगे देखिए, इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी या मणिपुरी। अगर इसको साधारण देखें या ट्रिक के रूप में देखें तो इसको हम नमक के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब आगे चले, एक और हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, वह कौन सा है, देखिए वह है 92वां संविधान संशोधन। हुआ कब, हुआ 2003 में। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो देखिए एक भाषा जोड़ी गई इसमें, ये है हमारे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको साधारण याद करें या ट्रिक से तो हम इसको बोडमास भी कह सकते हैं, बोड मास, ठीक, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद हम आगे पहुंचे, जो हमारी हिंदी भाषा है यह कितनी उपभाषाओं में परिवर्तित हुई, हमारी हिंदी भाषा की कितनी क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्योंकि ये एक नंबर में आपके टेट है, सुपर टेट है, इनमें भी पूछी जा सकती हैं। देखिए, अब हम देखेंगे ये जो हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी है, तो 5 उपभाषाएं हैं। और पूछा जाए कि हिंदी भाषा की कुल कितनी क्षेत्रीय बोलियां हैं, तो कुल कितनी क्षेत्रीय बोलियां हैं, 18 क्षेत्रीय बोलियां हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी उपभाषाएं हैं तो ये किस अपभ्रंश से आई, इनकी कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अपनी उपभाषाएं। आगे हमने देखा था कि हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं थी, तो 5 उपभाषाएं थी। कुल कितनी उपभाषाएं थी, 5 उपभाषाएं थी, जिनमें थी हमारी कौन, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब इन्हीं को हम एक क्रम में देखेंगे कि यह किन अपभ्रंश से आई और इनकी क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक। तो पहली उपभाषा कौन सी है हमारी, पहली उपभाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की है, तो बताएंगे आंसर में शौरसेनी अपभ्रंश की। अब देखिए, इस उपभाषा की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू, ठीक। इससे क्वेश्चन किस तरह बनेगा, पूछा जाएगा कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है, तो हम बताएंगे शौरसेनी अपभ्रंश से है। या इसका इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि खड़ी बोली किस उपभाषा की है, तो बताएंगे पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की है, ठीक। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली को देख लीजिए तो ये कन्नौज की तरह बोली जाती है। ब्रजभाषा को देखेंगे तो देखिए ये जो ब्रजभाषा है हमारी मथुरा आगरा की तरफ, ठीक। ब्रजभाषा के अगर कवि पूछे जाएं तो जैसे हमारे सूरदास हैं, बिहारी हैं, ये सब ब्रजभाषा से संबंधित आते हैं। अब दूसरी पहुंचे हम उपभाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी। कौन सी है, पूर्वी
हिंदी। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकल कर आई है? तो अर्ध मागधी, अर्ध मागधी। और इसकी क्षेत्रीय बोलियां कौन सी हैं पूर्वी हिंदी की? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगर इसको ऐसे याद कर सके तो देखो ट्रिक के माध्यम से, तो इसको ए बी सी कर सकते हैं। ए बी सी है ना, पूर्वी हिंदी ए बी सी, या इसको इस तरह याद सकते हैं कि पूर्वी अब छत पर आ। पूर्वी हिंदी की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा या अवधी बोली किस अपभ्रंश की है? तो अर्ध मागधी। ठीक, अब देख लेते हैं नोट। ये देखिए, क्या देखेंगे? नोट। नोट, रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। ठीक, अब तीसरे नंबर की हमारी उपभाषा कौन सी है? बिहारी, बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश की है? बिहारी हिंदी हमारी है मागधी अपभ्रंश की। इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां हैं? तो इसके अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर उसी तरह क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूछ लिया जाए कि मैथिली भाषा या मैथिली बोली किस अपभ्रंश की है? तो मागधी अपभ्रंश की। किस उपभाषा की है? तो बिहारी हिंदी। या बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। आप देखिए, अब आगे हम पहुंचे चौथी कौन सी है हमारी? चौथी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूढ़ारी। ढूढ़ारी को हम अन्य नाम जयपुरी से भी जानते हैं। ठीक, अब आगे पहुंचे पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में कौन सी उपभाषा आई हमारी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किससे निकली है? किस अपभ्रंश से निकली है? तो खस, पहाड़ी, खस। और इसकी क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं? तो नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक, ये रहा हमारा थोड़ा सा हिंदी और हिंदी भाषा से संबंधित क्षेत्रीय बोलियां। अब हम पहुंचते हैं अपने आगे। देखिए, आगे हम कहां पर पहुंचेंगे? आगे हम पहुंचेंगे लिपि। अभी तक हम हिंदी भाषा इसके बारे में पढ़ते रहे, अब हम पहुंचेंगे लिपि। लिपि क्या है? ठीक, ये देखिए, लिपि किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बनेगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो जो ध्वनि चिन्ह है, जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, अगर इन ध्वनि चिन्हों को किस रूप में लिख दिया जाए, जैसे लिखित रूप में लिख दिया जाए, तो वह क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के अनुसार एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग कहां पर मिला है? किस शासक के द्वारा किस शिलालेख में किया गया है? तो इसको डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी ने बताया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर मिला है? तो गुजरात के शासक जिसका नाम क्या था? जयभट्ट के शिलालेखों में मिला हुआ है। ठीक, अब आगे बनेगा क्वेश्चन। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देखिए, इस लिपि का जो किस तरह विकास हुआ, इसको हम नीचे देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? लिपि। लिपि के कितने रूप हुए? लिपि को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले का नाम है सिंधु लिपि, नंबर 1 सिंधु, दूसरी खरोष्टी और तीसरी ब्राह्मी। इनको हमको नहीं देखना, न सिंधु को देखना है न खरोष्टी को। ठीक, खरोष्टी लिपि वो है जो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। अब हम पहुंचे कहां पर? ब्राह्मी लिपि। हमें यह देखना है कि देवनागरी लिपि कैसे निकली। तो जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, ये देखिए, अब इसको हम आगे नीचे देखते हैं।
इसी ब्राह्मी लिपि को हम कहाँ पर देखते हैं, नीचे की ब्राह्मी लिपि किस तरह परिवर्तित हुई। तो ये जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि के हमारे दो रूप हुए, उत्तरी लिपि और दक्षिणी लिपि। मतलब जो हमारा भारत है, तो भारत के उत्तर में जो लिपि बोली गई वह उत्तरी लिपि कहलाई, और जो दक्षिण की तरफ बोली गई लिपि तो वो क्या कहलाई, दक्षिणी लिपि कहलाई। दक्षिणी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो दक्षिणी लिपि के अंतर्गत आती है हमारी तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़ और एक लिख सकते हैं आप मलयालम। मलयालम, ठीक है। अब देखिए, अब ये ब्राह्मी लिपि के दो भाग हुए, कौन कौन से, उत्तरी लिपि और दक्षिणी लिपि। अब ये उत्तरी लिपि का क्रम देखें, अब हमारी उत्तरी लिपि किस रूप में परिवर्तित हुई, उत्तरी लिपि के बाद हमारी आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आई हमारी सिद्धि मातृका और कुटिल लिपि। इसी सिद्धि मातृका को हम किस नाम से जानते हैं, इस सिद्धि मातृका को हम, देखिए यहाँ पर सिद्धि मातृका को ही हम कुटिल लिपि के नाम से जानते हैं। अब ये सिद्धि मातृका के कितने रूप हुए, दो, कौन कौन से, देखो नंबर एक इसको देखें और एक इसको देखें, तो देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। अब इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि देवनागरी के समकक्ष कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि के समकक्ष कौन सी लिपि है, तो बताया जाएगा शारदा लिपि। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखिए, ये जो हमारी देवनागरी है, देवनागरी से क्या निकली, हमारी हिंदी, ठीक। अब आगे चलिए, अब देखिए, अब इससे संबंधित हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ भाषाएं और कुछ लिपि के भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दिया है देवनागरी लिपि, आपने यहाँ पर देखा ना क्या लिखा, कुछ भाषाएं और उससे संबंधित, या कुछ लिपि उससे संबंधित भाषाएं। तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, देखिए हमारी कौन सी आती है, संस्कृत। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो आंसर देंगे देवनागरी लिपि। इसके बाद जैसे हिंदी दिया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ये पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तब बताएंगे गुरुमुखी लिपि। आगे देखिए, देवनागरी लिपि हो गई, गुरुमुखी लिपि हो गई। अब क्वेश्चन बनता है कि रोमन लिपि, ठीक। तो अब हम कहाँ पहुंचे, ये देखिए यहाँ पर रोमन लिपि। रोमन लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि, ठीक। फारसी, यहाँ पर देखिए, ये जो फारसी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आएंगी, उर्दू और फारसी, ठीक। आगे चलिए, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारी हिंदी की क्लास समाप्त होती है। अगर इसमें जो कुछ बचा होगा वो सब हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल करेंगे। और ये हिंदी की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।